नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले उदयपुर से। उदयपुर जिले में ही एक अलसीगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी अलसीगढ़ गांव में रहने वाला सूखाराम। सूखाराम जो कि पेशे से एक किसान होता है। उसके पास 6-7 एकड़ जमीन होती है। खेती बाड़ी का वो काम किया करता था। खेती किसानी का काम करके सूखाराम इतने पैसे कमा लिया करता था कि जिससे उसके घर का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाया करता था। क्योंकि सूखाराम के परिवार में उसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है। अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब अमन अपनी नौकरी की तलाश कर रहा होता है। सूखाराम की पत्नी की कई साल पहले मौत हो जाती है और अब घर के कामकाज और खेती बाड़ी का कामकाज सूखाराम ही संभाला करता था। दूसरी तरफ इसका बेटा अमन लगातार नौकरी की तलाश करता रहता है। आखिरकार उसको एक बैंक में नौकरी मिल जाती है और इसके बाद अमन उस बैंक में नौकरी करने लग जाता है। एक तरफ तो अमन बैंक में नौकरी करके अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। दूसरी तरफ अमन का पिता सूखाराम भी खेती किसानी का काम करके अच्छे पास पैसे कमा लिया करता था। इस तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब गांव के जो भाईचारे के लोग होते हैं वो सूखाराम को कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बेटा बैंक में नौकरी करता है, तुम अपने बेटे की शादी कर लो। लेकिन सूखाराम उन सभी को कहने लगता है जब तक मेरे बेटे की इच्छा नहीं होगी तब तक मैं उसकी शादी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी भाईचारे की बात मानकर सुखाराम अपने बेटे को पूछने लग जाता है कि बेटा, तुम्हारी उम्र 26 साल के आसपास की हो चुकी है, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और इस तरह से अब अमन भी शादी के बारे में सोचना विचारना शुरू कर देता है। आखिरकार अब तो अमन के लिए शादी के रिश्ते आने लग जाते हैं और जैसे ही सुखाराम को एक लड़की बेहद पसंद आ जाती है तो फिर सुखाराम कहने लगता है कि बेटा, लड़की काफी सुंदर है। उस लड़की का नाम भारती होता है। और जैसे ही भारती की फोटो अब अमन को दिखाई जाती है तो अमन को भी भारती काफी पसंद आ जाती है। और इस तरह से फिर पिता सुखाराम अपने बेटे अमन की शादी भारती के साथ करवा देता है। लेकिन भारती एक ऐसी लड़की होती है जो हमेशा पूजा पाठ में अपना ध्यान ज्यादा रखा करती थी। वह मंदिर में जाना शुरू कर देती है, मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो घर में भी पूजा पाठ लगातार किया करती थी। लेकिन उसके अंदर बहुत ही अच्छी खूबी ये होती है कि वह सुबह के समय अपने पूरे परिवार के सदस्यों को हर रोज गंगा जल पिलाया करती थी और गंगा जल की बूंदे पिलाने के साथ साथ पूरे परिवार के सदस्यों को कहती थी, अगर तुम हर रोज गंगा जल पीते हो तो इससे घर में लक्ष्मी आती है और दुख संकट भी दूर हो जाते हैं। अब पिता सूखाराम जैसे ही इस लड़की की ऐसी लालसा को, ऐसी इच्छा को देखता है तो उससे बेहद खुश होना शुरू हो जाता है। सूखाराम को अब इस भारती देवी को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर देता है और इस तरह से धीरे धीरे करके सूखाराम पैसों का लेन देन, पैसों का हिसाब किताब भारती के हाथ में देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ भारती का पति अमन भी जो बैंक से कमाया करता था, जितने पैसे कमाया करता था वो अपनी पत्नी को दे दिया करता था और इस तरह से अब घर के सारी जो जिम्मेदारियां होती है वो ये लड़की भारती संभालना शुरू कर देती है। पैसों का हिसाब किताब, पैसों का लेन देन सब भारती के हाथ में आ जाता है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि आखिरकार भारती जो हर रोज सुबह के समय अपने घर के सभी सदस्यों को गंगा जल पिलाती है, उसी गंगा जल की वजह से भविष्य में चलकर इस पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे ही शादी को 3-4 महीनों का वक्त गुजर जाता है तो आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 20 जुलाई 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। अमन अपने बैंक में नौकरी करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सूखाराम खेतों के कामकाज करने के लिए खेत में चला जाता है और जैसे ही सूखाराम खेत में पहुंचता है और खेत में जाकर वो कामकाज करने लगता है तो फिर कामकाज करते समय उसका पांव फिसल जाता है जिसकी वजह से उसकी पीठ की हड्डी में यानी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है और फिर इसकी पीठ में काफी दर्द रहना शुरू कर देता है। कई डॉक्टरों से सलाह ली जाती है लेकिन डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो चुका है, तुम भविष्य में खेत का कामकाज नहीं कर पाओगे और इस तरह से तुम्हें कामकाज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम खेत में कामकाज करते हो तो फिर तुम्हें काफी समस्या पैदा होने वाली है। इस तरह से सूखाराम परेशान रहने लगता है। सूखाराम सोचने लगता है क्यों न कोई एक नौकर देख लिया जाए और खेत का कामकाज नौकर से करवाया जाए। इसके बाद सूखाराम अपने ही गांव के एक लड़के जिसका नाम भीम सिंह होता है उसको अपने खेतों के लिए नौकर के रूप में रख लेता है और भीम सिंह अब खेती बाड़ी का काम संभालना शुरू कर देता है। भीम सिंह की उम्र लगभग 26 साल के आसपास की होती है। बड़ा ही हैंडसम और नौजवान लड़का होता है और देखते ही देखते भीम सिंह अब सूखाराम और अमन दोनों का विश्वास जीत लेता है। लेकिन ये विश्वास विष में बदलने वाला होता है क्योंकि जो दूसरी तरफ अमन की पत्नी भारती देवी होती है वह अब इस नौकर की तरफ आकर्षित होने लग जाती है।
लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य इस बात को नहीं जानता था कि भारती देवी अपने ही नौकर की तरफ आकर्षित होने लगी है। दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 22 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। भारती देवी का पति अमन अपने बैंक में नौकरी करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सूखाराम अपने इस नौकर भीम सिंह को लेकर खेतों में कामकाज करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही भीम सिंह खेत में कामकाज कर रहा होता है तो भीम सिंह अब सूखाराम को कहने लगता है कि जमींदार साहब, मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए और मुझे कुछ पैसों की भी सख्त ज़रूरत है। आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। अब जैसे ये बातें सूखाराम को कही जाती है तो सूखाराम अपने इस नौकर भीम सिंह को कहने लगता है कि देखो, पैसों का लेन-देन और पैसों का हिसाब-किताब मेरी बहू भारती देवी जानती है। अगर तुम्हें कुछ ज़रूरी काम है तो तुम ऐसा करो, गाँव में चले जाओ और फिर घर से भारती देवी से 5,000 रुपए ले लेना। और ये बातें सुनने के बाद भीम सिंह अपना काम खत्म करता है और काम खत्म करने के बाद गाँव में आ जाता है। वह सीधा ही भारती देवी के घर पर पहुँच जाता है और फिर भारती देवी को कहने लग जाता है कि मुझे 5,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है, मेरी माँ बीमार है। लेकिन जैसे ये बातें कही जाती हैं तो भारती देवी अपने इस नौकर को कहने लग जाती है कि देखो, आज हमारे घर में कोई भी नहीं है। मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। तुम तो जानते हो मेरा ससुर भी बाहर गया हुआ है और मेरा पति भी बाहर गया हुआ है। मैं तुम्हें 5,000 रुपए नहीं बल्कि तुम्हें 7,000 रुपए दे दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अब जैसे ही नौकर भीम सिंह को ये सारी बातें कही जाती हैं, तो भीम सिंह को वहाँ पर 2,000 रुपए का लालच आ जाता है। भीम सिंह सोचने लग जाता है कि ये महिला मुझे 5,000 नहीं बल्कि 7,000 रुपए दे रही है और ऊपर से मुझे मौका भी दे रही है। और इस तरह से अब भीम सिंह की नीयत भी इस महिला भारती देवी पर खराब हो जाती है। अब जैसे ही भीम सिंह कुछ कर पाता तो उससे पहले भारती देवी अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और भीम सिंह को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। और फिर इसके बाद ये दोनों ही अपनी ही रजामंदी से दोनों अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता है। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है तो इसके बाद भारती देवी 5,000 रुपए की बजाय इसको 7,000 रुपए देती है और कहती है कि जब भी मैं तुम्हें घर में बुलाया करूंगी तुम उसी समय आ जाया करना। और इस तरह से इन दोनों का प्रेम प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है और यहीं से इनके घर की विनाश लीला शुरू हो जाती है। और इस तरीके से भारती देवी को जब भी मौका मिलता था वह अपने इस नौकर को अपने घर पर बुलाती थी और फिर इसके साथ वक्त गुजार लिया करती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 19 सितंबर 2025 का समय होता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और भारती देवी अपने पति के लिए गंगा जल लेकर जाती है। वह कहती है कि तुम बैंक में जा रहे हो, उससे पहले गंगा जल पी के जाना। और इस तरह से भारती देवी अपने पति अमन को गंगा जल पिला देती है और गंगा जल पीने के बाद अमन अपने घर से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। जैसे ही गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर चली जाती है तो देखते ही देखते गाड़ी का जो टायर होता है वो फट जाता है और चलती गाड़ी का जब टायर फटता है तो देखते ही देखते अमन की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ लोग वहां पर मौजूद होते हैं और फिर इसके बाद वो लोग इस अमन को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, जहां पर अमन का इलाज शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही भारती देवी को इस बात के बारे में पता चलता है और साथ में सूखाराम को इस बारे में खबर मिलती है तो फिर ये दोनों भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों से मिलते हैं लेकिन डॉक्टर कहने लगते हैं कि अमन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है जिसकी वजह से वो अब चल फिर नहीं पाएगा। उसके सारे शरीर को पैरालाइज हो चुका है। अब वह चारपाई पर ही लेटा रहेगा। वो पूरी उम्र कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। और जैसे ये बातें भारती देवी और सूखाराम को बताई जाती हैं तो दोनों परेशान हो जाते हैं। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद फिर भारती देवी अपने पति अमन को लेकर अपने घर पर आ जाती है और फिर अमन का घर पर ही उपचार शुरू कर दिया जाता है। अमन को हर रोज दवाइयां खिलाई जाती थी और फिर अमन आराम करने लग जाता था। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जिस गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं उस गंगा जल के साथ ही भारती देवी अपने पति को 3 समय की दवाइयां खिलाया करती थी। भारती देवी अपने पति के सामने ऐसा ढोंग किया करती थी कि मानो वह अमन की खूब सेवा करती है, लेकिन भारती देवी 3 समय जो गंगा जल के साथ उसको दवाइयां खिलाया करती थी उनमें नींद की गोलियां दे दिया करती थी, जिसकी वजह से इसका पति अमन हर समय सोया करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब तो भारती देवी को अपने पति से घिन आने लगती है। वह सोचने लगती है कि ये मेरी जिंदगी से कब निकलेगा। और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो भारती देवी का प्रेमी उसका नौकर भीम सिंह होता है वो लगातार इनके खेतों में कामकाज करता रहता था।
सूखाराम और साथ में उसका नौकर भीम सिंह हर रोज खेत में चला जाया करते थे। लेकिन जैसे खेतों में ये भीम सिंह काम कर रहा होता है और वहां पर जो इसका मालिक सूखाराम होता है वो बैठा हुआ इसको काम करते देखा करता था। लेकिन यहाँ पर भीम सिंह अब अपने मालिक सूखाराम के सामने बहाना लगाता था कि मुझे गांव में कुछ जरूरी काम है, और फिर बहाना लगाकर वह अपने मालिक से छुट्टी ले लिया करता और था और छुट्टी लेकर सीधा ही भारती देवी के पास आ जाया करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं, आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 18 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। भीम सिंह नौकर सुबह के 9 बजे के आसपास अपने मालिक सूखाराम को मोटरसाइकिल पर बिठाकर खेतों में ले जाता है और ये दोनों वहां पर खेत में कामकाज करना शुरू कर देते हैं। सूखाराम हल्का फुल्का काम किया करता था क्योंकि उसकी भी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहा करता था। दूसरी तरफ इसका नौकर जो कठिन काम होते थे उनको कर लिया करता था। लेकिन जैसे 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर भीम सिंह अपने इस मालिक सूखाराम को कहने लगता है कि मुझे गांव में कुछ जरूरी काम है, मैं अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। और इस तरह से फिर जो भीम सिंह नौकर होता है वह अपने मालिक से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर वहां पर मोटरसाइकिल छोड़ देता है, अपनी साइकिल उठाकर खेत से गांव में आ जाता है। और फिर जैसे वो गांव में पहुंच जाता है तो सीधा ही वो भारती देवी के पास आ जाता है। दूसरी तरफ भारती देवी ने अपने पति को गंगा जल में मिलाकर नींद की गोलियां पहले ही खिला दी थी। और इस तरह से अब जो भीम सिंह नौकर होता है वह भारती देवी के साथ उसी के कमरे के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सूखाराम इस बात को सोचता रहता है कि उसका नौकर हर रोज छुट्टी लेकर गांव में आखिरकार क्यों जाता है। अब जैसे ये बातें सोच रहा होता है तो अब सूखाराम सोचने लगता है कि इसको आखिर देख तो लिया जाए कि आखिर ये क्या काम करता है। तभी सूखाराम अपने एक भतीजे सोनू के पास फोन कॉल करता है और सोनू को कहता है कि जल्दी से मेरे पास तुम खेत में आ जाओ। और इस तरह से सोनू खेत में जाता है और फिर इसके बाद सूखाराम सोनू को कहता है कि ये मेरी मोटरसाइकिल यहाँ पर है और हम दोनों अभी गांव में चलते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है। और इस तरह से सोनू को लेकर सूखाराम गांव में आ जाता है। अब जैसे गांव में पहुंचता है और घर पर पहुंचता है तो सूखाराम देखता है कि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। सूखाराम घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और उसका भतीजा जो सोनू राम होता है वो अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे लगातार सूखाराम दस्तक दे रहा होता है तो दरवाजा 10-15 मिनट तक नहीं खोला जाता है। जैसे 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो इसके बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद जो भारती देवी होती है वो घर का दरवाजा खोल देती है। भारती देवी कुछ अपने कपड़े भी ठीक ठाक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर सूखाराम बिल्कुल निश्चिंत होता है, उसको किसी बात का कोई डर नहीं होता है। जब सूखाराम घर के कमरे के अंदर जाता है तो सूखाराम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सूखाराम देखता है कि उसका नौकर भीम सिंह आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था। और इसके बाद जैसे ही सूखाराम इस भीम सिंह नौकर को आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ देखता है तो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, वहीं पर उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो भारती देवी होती है वो देखते ही देखते अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और अपने उस कमरे में आ जाती है जहां पर सूखाराम अपने उस नौकर को डांट रहा होता है, मार रहा होता है। यहाँ पर भारती देवी अपने नौकर को कहने लगती है कि इस बुढ़े को सारा कुछ पता चल चुका है, अगर इसने बाहर कुछ बता दिया तो फिर बदनामी हो जाएगी। और देखते ही देखते अब नौकर भीम सिंह इस सूखाराम का गला दबाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो भारती देवी होती है वह पीछे से चुन्नी लेकर आती है और सूखाराम के गले में डाल देती है। और अब देखते ही देखते भारती इसका गला दबाना शुरू कर देती है। जैसे चुन्नी के साथ गला दबाया जाता है तो देखते ही देखते वहां पर सूखाराम अपना दम तोड़ देता है। ये काम दिन में ही हुआ था। और इसके बाद हद तो यहाँ पर बढ़ जाती है जब भारती देवी कोई धार हथियार लेकर इस कमरे में आ जाती है और फिर अपने नौकर को कहने लगती है कि जल्दी से इसकी लाश के टुकड़े कर दो। और फिर इसके बाद इसका नौकर भीम सिंह सूखाराम की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इन टुकड़ों को ये दोनों ही मिलकर फ्रीज के अंदर रख देते हैं। और इस तरह से यहाँ से जो नौकर है साफ साफ बचकर निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले भारती देवी अब अपने इस नौकर को कहने लगती है कि जैसे ही रात होगी तो हम इन लाश के टुकड़ों को बाहर वाले प्लॉट में दफना देंगे। और अब इसके बाद इस महिला भारती देवी का आगे का काम शुरू हो जाता है। अब जैसे ही रात हो जाती है तो रात के 10:30 बजे के आसपास ये महिला भारती देवी अपने उस नौकर भीम सिंह के पास फोन कॉल करती है और उसको अपने घर पे बुला लेती है। भीम सिंह नौकर जैसे इसके घर पर पहुंचता है तो इसके बाद उस फ्रीज में से सूखाराम की लाश के टुकड़े निकाल लिए जाते हैं, उनको बोरी में भर लिया जाता है। और फिर देखते ही देखते जैसे रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर भारती देवी अपने नौकर भीम सिंह के साथ इस सूखाराम की लाश के टुकड़ों को लेकर दफनाने के लिए बाहर के प्लॉट में चले जाते हैं। कसी के साथ वहां पर छोटा सा गड्ढा खोद लिया जाता है। गड्ढा इतना ज्यादा नहीं खोदा जाता है, यही सबसे बड़ी इन दोनों से गलती हो जाती है।
और फिर देखते ही देखते ये दोनों इस गड्ढे के अंदर सुखाराम की लाश के टुकड़ों को दफन कर देते हैं। और जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये दोनों फिर से अपने इस घर में वापस आ जाते हैं। घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर ये दोनों ही अब भारती देवी के बेडरूम में चले जाते हैं और वहां पर फिर से उसी गलत काम को करने लग जाते हैं। जैसे ही इनका दोनों का ये गलत काम खत्म हो जाता है तो फिर भारती देवी इस अपने नौकर भीम सिंह को कहने लगती है कि आज मुझे अपने पति को भी खत्म करना है। अब जैसे ये बात भीम सिंह को कही जाती है तो भीम सिंह तैयार हो जाता है और फिर इसके बाद जो भारती देवी होती है वह अपने पति के कमरे में जाती है। वह देखती है कि उसका पति गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन वह उसको जगाने की कोशिश करती है तो फिर उसके पति की आंख थोड़ी सी खुल जाती है और जैसी आंखें खुलती है तो वह अपने पति को कहने लगती है कि तुम आज दवाइयां लेना भूल चुके हो। और इसके बाद भारती देवी अपने पति को 2 गोलियों की जगह 4 गोलियां नींद की गंगा जल के साथ खिला देती है और जैसे ही उसको ये गोलियां खिला दी जाती है तो फिर भारती देवी और भीम सिंह का आगे का काम शुरू हो जाता है। अब जैसे ही 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो फिर अमन की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। ओवरडोज देने की वजह से वहां पर उसकी दिल के धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते अमन भी अब मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। और जैसे भीम सिंह और भारती देवी को इस बात का पता चल जाता है कि इसने अपना दम तोड़ दिया है तो फिर इसके बाद ये दोनों अमन की लाश को वहां से उठाते हैं और उसी कमरे में ले जाकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर इसके बाद इसकी लाश को टुकड़ों को बोरी में भरकर उसी प्लॉट में दफनाने के लिए ले जाते हैं। करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और दोनों वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। कसी के साथ जैसे ही नौकर भीम सिंह गड्ढा खोद रहा होता है तो वहां पर एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम परवेश कुमार होता है वो पहुंच जाता है। परवेश कुमार देखता है कि एक महिला और एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहे होते हैं। परवेश इन दोनों को ऐसी स्थिति में देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है, पड़ोसियों को जगा लेता है और पड़ोसी जन जब मौके पर इस प्लॉट पर पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी, यानी कि लाश के टुकड़े पड़े हुए थे। जैसे ही पड़ोसी जन इन लाश के टुकड़ों को देखते हैं तो काफी दंग रह जाते हैं, काफी हैरान रह जाते हैं। पड़ोसी जन उस शराबी व्यक्ति परवेश से पूछने लग जाते हैं कि ये लाश के टुकड़े कहाँ से आए हैं। तभी वो शराबी व्यक्ति परवेश कुमार कहने लग जाता है कि सामने वाले घर में एक औरत और एक व्यक्ति दौड़कर चले गए हैं। अब पड़ोसियों को इस बात के बारे में पता चल चुका होता है कि सामने तो घर भारती देवी का है और फिर देखते ही देखते पड़ोसी जन नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अब अमन की लाश के टुकड़ों को बरामद कर लेती है और फिर अमन की लाश के टुकड़ों को बरामद करने के बाद अब भारती देवी के घर के अंदर पुलिस घुस जाती है। पुलिस जैसी भारती देवी के घर के अंदर जाती है तो देखती है कि भारती देवी अपने नौकर के साथ अपने बेडरूम के अंदर लेटी हुई थी और अब इसके बाद इन दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है। इनकी वहां पर जमकर पिटाई की जाती है और पिटाई के दौरान फिर भीम सिंह अपनी पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक सुनाना शुरू कर देता है। जैसे ही महिला पुलिस दरोगा इस भारती देवी की पिटाई करती है तो फिर तोते की तरह ये महिला भी बोलना शुरू कर देती है और फिर भारती देवी कहती है कि मैंने अपने ससुर को मारकर इसी प्लॉट के अंदर दफना दिया था और अपने पति का भी वही हाल कर दिया है, क्योंकि ये मुझे मेरे प्रेमी से नहीं मिलने देते थे। बीच में दोनों ही रोड़ा बने हुए थे और अपने प्रेमी को पाने के लिए मैंने ये दोनों कत्ल कर दिए हैं। और इस तरह से जैसे ही भीम सिंह और भारती देवी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। और इस तरह से इस महिला ने गंगा जल जैसी पवित्र चीज को बिल्कुल पाप में डुबोकर रख दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।